नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लाया हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित सुश्री आशा अटल जी। आशा अटल जी राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2013 में 212 ओवरऑल रैंक पर चयनित है और जनरल वुमेन में इनकी 27वीं रैंक है। दोस्तों, आशा जी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी कई बार दफा मेंस लिखे हैं और इंटरव्यू दिए हैं और अभी आरएस में इंटरव्यू देकर ये अंतिम रूप से चयनित हुए। इससे पहले ये सरकारी सेवा में सेवारत थे। अब सबसे पहले तो आशा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए। तो आप ये बताइए कि आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं और वहां की एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप कैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अपने सपने को सच कर पाए। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं नागौर ज़िले की जायल तहसील के खियाला गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी का एक ही सपना था शुरू से कि मुझे पढ़ाना है, तो इसके लिए उन्होंने मुझे 10th क्लास के बाद से हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया था और उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं लगातार हॉस्टल में ही रही। इस दौरान मैंने विविध जगहों पर अध्ययन किया। 11th-12th मेरे कोटा से, फिर ग्रेजुएशन जोधपुर से और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर से। सिविल सर्विसेज में जाने का सपना गंभीरता से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उस पर काम कर पाई जब मेरी एक सर्विस लग गई थी। केंद्रीय सरकार में मैं कार्यरत हूँ, अभी 5.25 साल हो गए। तो उसके बाद फिर मेरा एक ही सपना था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो लगातार मैं उस पर काम करती रही, तो अंतिम रूप से चयनित हो गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि आशा जी पहले से ही एक सरकारी सेवा में सेवारत थे। उनके पश्चात उन्होंने इस कठिन जॉब के बाद आने के बाद लाइब्रेरी जाते, वहाँ पे पढ़ते और रात को वापस अपने जो दैनिक कार्य होते वो करते, फिर वापस सुबह ड्यूटी पर जाते। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र से एक प्रतिभा उठकर उन्होंने अपने मुकाम पर ये सपना सच किया है। तो आशा जी, ये बताइए कि आपकी तरह जो भाई बहन है, जो बहनें हैं जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो ये सोचती है कि मैं गांव से अपना सपना कैसे सच कर सकती हूँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि सिविल सेवा पास करने के लिए गांव या शहर, आपका बैकग्राउंड कोई मैटर नहीं करता है, आपका सिर्फ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क है। इससे गांव या शहर का होने से मानसिक स्तर निर्धारित नहीं होता है। परीक्षा की तैयारी के लिए जो एक रणनीति की आवश्यकता होती है, आपको उसी पे काम करना होता है और आपको अपनी क्षमताएं आंकनी होती है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है, उस पर काम करना होता है। तो ग्रामीण परिवेश की वजह से कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से कम समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बस कंसिस्टेंसी मैटर करती है और स्मार्ट वर्क एंड राइट गाइडेंस मैटर करता है। तो आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आशा जी दोस्तों इंग्लिश मीडियम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में जनरल वुमेन से 27वीं रैंक पर चयनित है। तो मैम, आप ये बताइए कि आरएस में इंग्लिश मीडियम का मैटर बहुत ही कम मिल पाता है, तो आपने ये जो प्रॉब्लम आई वो कैसे फेस की प्री के स्तर पर और मेंस के स्तर पर? गोवर्धन जी, मेरा भी इंग्लिश माध्यम जो है शुरू से नहीं रहा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैं हिंदी माध्यम की छात्रा ही रही हूँ। क्योंकि मैं विज्ञान वर्ग से संबंधित थी, तो मैंने बीएससी में अपना माध्यम बदला था, तो मेरी कुछ कठिनाई तो वहीं से दूर हो गई थी। और जहाँ तक मैटर का सवाल है, तो दिक्कत तो है, ये आरएस जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के लिए ज़्यादा मैटर आसानी से सुलभ है। लेकिन सिंस मैं हिंदी माध्यम में भी उतनी ही पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने हिंदी में पढ़ा कई सारे मैटर, जैसे राजस्थान का जीके विशेषकर। बाकी सब मटेरियल तो इंग्लिश में मिल ही गया था, साइंस मैथ्स वगैरह। और तो हिंदी में पढ़ के मैंने मेरी समझ से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा था। तो मेरी यही स्ट्रेटजी रही थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर फेस हुई क्योंकि हिंदी माध्यम में सीधा मटेरियल मिल जाता था और मुझे थोड़ा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। और कई बार ये समस्या होती थी कि राजस्थान का क्योंकि जो सांस्कृतिक इतिहास है, जो एक इसकी विरासत है, उन शब्दों को मैं किस तरह से अंग्रेज़ी में लिखूं, ये एक समस्या आई थी। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब मैनेज हो गया क्योंकि आप जो पढ़ते रहते हो लगातार तो हो जाता है। और क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से थी तो मेरे लिए दोनों ही ठीक थे। तो अब तो हालांकि काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है राजस्थान में, अंग्रेजी में भी। तो अब जो स्टूडेंट्स आगे एग्ज़ाम फाइट करेंगे उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
मैम, आप जानते हैं कि तैयारी के दौरान आपकी हिम्मत कई बार लॉन्ग जर्नी के कारण आपकी हिम्मत कई बार कम हो जाती थी, या फिर आपका उत्साह कम हो जाता था। आप वैसे भी जॉब पे थे, काफ़ी बार थक गए होते होंगे, तो आपने कैसे अनुशासन, कैसे वो स्ट्रेटेजी क्या अपनाई कि आपको इतनी अच्छी सफलता जॉब कम तैयारी में, यानी कम समय मिलने के बावजूद भी इतनी अच्छी रैंक आपको मिल पाई? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जॉब होना तो कॉन्फिडेंस देता है मेरे हिसाब से। और मेरी जब ये जॉब लगी तो मेरे पास एक ऑप्शन हो गया था, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से थी, तो पहले करियर सिक्योर करना ज़रूरी था, और ईश्वर की कृपा से एमएससी करते ही मेरी सर्विस भी लग गई थी। तो उसके बाद सिर्फ मेरे पास एक ही उद्देश्य था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और टाइम की कमी तो थी, निश्चित रूप से थी। मैंने ये अध्ययन सुबह शाम में मैनेज किया था। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें रेलेवेंट मटेरियल पढ़ना है, और उसी एक मटेरियल को, कम मटेरियल को ज़्यादा बार पढ़ना है, और उसको रिवाइज करना है बार बार। और अच्छे फ्रेंड्स की कंपनी रखो, थोड़ा पढ़ने वालों के जब माहौल में आते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो मैं सुबह शाम राजस्थान विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में अध्ययन करती थी, तो वहाँ के जो दोस्त थे उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला, और जिनमें ये कई लोगों का काफ़ी योगदान रहा है, तो उनको देख के पढ़ाई हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने कोई ऐसा बहुत अनुशासन, एक तरह से कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात रहती थी कि बस मुझे पढ़ाई करनी है, जितना टाइम फ्री मिले मुझे अध्ययन करना है। तो मैं अपने ऑफिस में भी जब मुझे समय मिलता था अपना कार्य करने के पश्चात, तो मैं किताब खोल के और पढ़ने बैठ जाती थी, और बस दिमाग में यही था। और जैसे कई बार हिम्मत भी हार जाते थे, थक जाते थे, लगता था कि अब इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो लेकिन मन में ये आता था कि अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब क्यों डर रहे हैं, अब तो आगे बस थोड़ी सी मंजिल पास में ही है। तो इस तरह से हिम्मत मिलती रही, और क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई थी जॉब करते हुए, तो मन में किसी तरह का डर भी नहीं था। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जॉब होना तो एक पॉजिटिव ही वर्क करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जॉब होने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, लेकिन अगर आपकी इच्छा शक्ति है, काम करने के लिए समर्पण है, अगर आप में एक कुछ कर गुजरने की इच्छा है, और आप ये चाहते हैं कि आपकी जैसी परेशानियाँ और लोगों को ना मिले, तो आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं और अच्छी तरह से मेहनत करके एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैम, ये बताइए, क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या कोचिंग जरूरी है? इसके ऊपर थोड़ा बताइए। देखिए, कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, और कोचिंग कोई मापदंड भी नहीं है सफलता का। हम इसको इस तरह से डिवाइड नहीं कर सकते कि जो कोचिंग कर लेंगे उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और जो कोचिंग नहीं करेंगे वो असफल ही होंगे। जैसे मेरे केस में मैंने आरएएस के लिए कोई कोचिंग नहीं करी थी, मेरा खुद का ही अध्ययन था। यहाँ सिर्फ पढ़ने का तरीका मैटर करता है। हाँ, कोचिंग से रेगुलरिटी बन सकती है, आपको एक गाइडेंस मिल सकता है, आपको एक आउटलाइन मिल सकती है कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, लेकिन फाइनली आपको ही ये देखना होगा कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है और पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट्स है। तो गाइडेंस तो ज़रूरी है निश्चित रूप से, पर ये गाइडेंस आपको आपके फ्रेंड्स या सीनियर्स से भी मिल सकता है। तो कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, और कोचिंग नहीं जो कर पा रहे हैं वो इस चीज़ को लेकर किसी तरह के अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पास संसाधन नहीं, हम कोचिंग कैसे करें। और आज के ऑनलाइन युग में वैसे भी यूट्यूब वगैरह पर खूब गाइडेंस अवेलेबल है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि क्या कैसे पर आप, कुछ स्टूडेंट की समस्या रहती है कि कैसे पढ़े, क्या ज़रूरी है, कि पढ़ाई किस प्रकार से होती है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ मैजिक वगैरह या क्या कुछ होता है क्या, कि जिससे कि सफलता जल्दी मिल जाए? जी, सफलता का कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें बस हम हमारे सीनियर्स या जो पहले जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे मिलके हम देखते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या इस एग्ज़ाम के हिसाब से रेलेवेंट है। और फिर दूसरी बात ये है कि एक हम प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए एक आधारभूत जो व्यक्तित्व में कुछ गुणों की ज़रूरत होती है, आप उसको देख सकते हैं, अपने अंदर डाल सकते हैं। तो देखा जाए तो ये एक व्यक्तित्व का टेस्ट है। ये ओवरऑल जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो आपके पूरे व्यक्तित्व को नापता है, सिर्फ ज्ञान को ही नहीं देखता। अच्छा मैम, ये बताइए कि क्या दूसरे शहर में जाना ज़रूरी है या फिर घर बैठे तैयारी हो सकती है, क्या कुछ इस पे थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत सारी लड़की गर्ल्स होती है वो बाहर जाके स्टडी नहीं कर पाती, तो उनके लिए आप एक आइडियल है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, तैयारी घर बैठ के भी हो सकती है, बस आपके पास मटेरियल होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी में रहें और घर से दूर रहें। अच्छा अच्छा मैम, ये बताइए कि तैयारी के दौरान साक्षात्कार के लिए आपने क्या अपनाया, और जो ग्रेजुएशन कर रहा है, जो बीए फाइनल ईयर में या 12th पास है, उसको किस प्रकार से स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मैंने 2-3 जगह पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, और
इंटरव्यू में एक दिन की तैयारी नहीं होती है, और मॉक इंटरव्यूज़ दिए उससे फ़ायदा मिला। और जो 12th पास है और जो बीए पास या जो बीए परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि आप करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अपडेट रहें, और जो बेसिक किताबें हैं एनसीईआरटीज़ वगैरह और जो बेसिक बुक लिस्ट है उसको आप पढ़ते रहें, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में आपने अध्ययन किया, तो क्या लाइब्रेरी में अध्ययन करना ज़्यादा प्रॉफिट देता है या नहीं देता है, इस पर कुछ बताइए जिससे। जी, ये थोड़ा व्यक्तिगत विषय हो जाता है, अलग अलग लोगों की रुचि के हिसाब से अलग अलग बात है। लाइब्रेरी में अध्ययन निश्चित रूप से फ़ायदेमंद ही है, वैसे डायरेक्ट इससे कोई नुकसान कुछ नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप एक साथ इतने बड़े हॉल में पढ़ सकते हैं सबके साथ या नहीं। मेरे केस में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं ऑफिस से जाने से पहले सुबह 2-3 घंटे लाइब्रेरी पढ़ लेती थी, और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी लाइब्रेरी आती थी, तो मेरे लिए लाइब्रेरी आना बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। अच्छा मैम, ये बताइए क्या अपनी सपनों को सच करने के लिए क्या ज़्यादा रुपए की या ज़्यादा कुछ वस्तुओं की ज़रूरत होती है क्या? सपने सच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, और उसके ऊपर लगातार हार्ड वर्क की। अगर कोई जैसे आप जानते हैं कि आपने कई बार आरएस का एग्ज़ाम दिया, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और कोई भी व्यक्ति जो इतनी बार फेल हो चुका हो मान लो, फिर भी क्या वो आरएस बन सकता है, उसको क्या करना चाहिए? मेरा उदाहरण, मेरा ये चौथा प्रयास था। प्रथम प्रयास में मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन कट ऑफ से 10-20 नंबर कम, 20 नंबर कम रहे थे, और तीसरे प्रयास में मुख्य परीक्षा ही नहीं दे पाई, और चौथे प्रयास में मेरा चयन हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा पूरी तैयारी के साथ यही प्रयास था। तो मेरे केस में जब इतनी सारी बाधाएं आई, पारिवारिक भी कई तरह के उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी अंतिम रूप से मैं कर पाई, क्योंकि मेरा माइंडसेट एक ही था कि चाहे मुझे कितना ही अटैम्प्ट हो, कुछ भी मुझे बनना है एक दिन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप में एक इच्छा शक्ति है कि आपको बनना है, तो आप निश्चित रूप से एक दिन ज़रूर बनोगे। उसमें अटैम्प्ट मत गिनो। हाँ, एक समय सीमा रखने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार हम जो समय सीमा निर्धारित करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे उसमें पूरे हों सपने, लेकिन उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मेरे पास एक जॉब भी थी, तो मैं निश्चिंत थी, तो मैं लगातार अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में ही काम करती रही। हालांकि मेरे अध्ययन का समय कम होता था, 2 से 3 घंटे से ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे जो बाकी जो बचे हुए 20 घंटे होते थे, उसमें मनन चिंतन सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज का होता था, हर जगह काम करते हुए। तो कहीं ना कहीं उसने काम किया। तो मैम ये बताइए कि हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स होती है, उनकी पहले से ही शादी हो जाती है या कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है, इतनी फ्रीडम मिल नहीं पाती है, तो मैम उनके लिए आप वो तैयारी कैसे करें, वो आरएस के अपने सपने को कैसे साकार करें, उनके लिए एक थोड़ा बताइए, क्योंकि आप भी मध्यम पृष्ठभूमि से आए हैं, आपने भी काफ़ी पारिवारिक समस्याओं को सामना किया है, तो उसको कैसे मैनेज करें? जी, पारिवारिक सहयोग काफ़ी हद तक ज़रूरी है, और वो महिलाएं भी अगर शादी हो गई हैं तो भी घर पे अपना समय निकाल कर लगातार अगर पढ़ती रहेंगी, तो उनको भी निश्चित रूप से सफलता मिलेगी एक दिन। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कोई ये मैटर नहीं करता कि आप दिन के 8-10 घंटे पढ़ें, लेकिन जितनी भी देर पढ़ें, अपना क्वालिटेटिव तरीके से आप पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। अच्छा मैम, ये बताइए कि आरएस के दौरान रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे 18 घंटे पढ़ना है, 17 घंटे पढ़ना है, तो आप अपने भाई बहनों को ये बताइए कि कितने कितने मिनिमम तैयारी होनी चाहिए घंटों की, या घंटों में तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसका क्वांटिटी से कोई संबंध नहीं है, ये क्वालिटेटिव होना चाहिए। आप 10 घंटे भी बैठ रहे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आप पूरे तरीके से उस मटेरियल को ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं, तो 10 घंटे से कोई फ़ायदा नहीं है। और 6 घंटे पढ़ के भी आप सफलता ले सकते हैं, अगर आपने 6 घंटे में पूरा अपना कंसंट्रेशन दिया है तो। और अगर मैं वैसे आदर्श रूप से बात करूँ तो 5-6 घंटे का लगातार अध्ययन काफ़ी है, अगर आप लंबे समय तक 6-8-10 महीने से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि आरएस बनने वाला रात में ज़्यादा जो बढ़ते देर रात तक वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं या सुबह, या इसके पीछे कुछ ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है, तो अब मैं अपने दोस्तों को ये बताइए कि दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती है पढ़ाई की? ऐसी कोई अवधारणा नहीं होती है, ये आपकी व्यक्तिगत सूटेबिलिटी पे है, आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता है, बस आपका बेस्ट टाइम वो होना चाहिए। तो नाइट में जगना भी ठीक है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना भी ठीक है, दिन में पढ़ना भी ठीक है। मेरे केस में ना मैं नाइट में लेट तक जगती थी, ना मैं सुबह जल्दी उठती थी। मैं जब भी उठती थी तो उठने के बाद मुझे यही होता था कि अब मुझे पढ़ना है, और मैं ज़्यादातर दोपहर में पढ़ती थी। और दोस्तों, आपने देखा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से एक ग्रामीण प्रतिभा निकल कर
राजस्थान में महिला वर्ग में 27वीं रैंक को प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इन्होंने अपना सपना साकार किया है। तो इनके लिए मैं एक कहना चाहूँगा, हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जा हथेली पर लिए लो बढ़ चले है ये कदम। तो दोस्तों, दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दोस्तों, जो मंजिल आशा जी से दूर नहीं रह पाई, ये उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का कमाल था। तो अब ये श्रृंखला जो है वो एक आरएस में चयनित उन प्रतिभाओं को आपके सामने एक आइडियल के रूप में पेश करने की है, जिससे कि आप हमेशा आशाओं का दामन थामे रहे, आप हमेशा लगातार चलते रहे। तो आशा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे पधारे और अपना अमूल्य समय दिया, जिससे कि इन सभी हमारे स्टूडेंट को लाभान्वित हो पाए वो। थैंक यू गोवर्धन जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स। थैंक यू। तो दोस्तों, अगले चरण में मैं अन्य ग्रामीण प्रतिभाओं को आपके सामने पेश करूंगा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर चयनित हुए। आप इसी तरह आप प्रयास करते रहना, मैं आपके पूरा साथ में हूं।